जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं, उर्दू में इसको लहू कहते हैं। ओके दोस्तों, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं केवल मैंने उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखा है और मैं उन्हीं को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो फ्लो होता है, जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो ब्लड करता है क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है उसको हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेज होती हैं उनका एक्सचेंज भी करता है, मतलब CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है। और ये जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको भी वो क्या करता है, सर्कुलेट करके इसको आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करवाता है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो ब्लड का टॉपिक है। देखिए दोस्तों, ब्लड जो है वो एक क्या है, प्राकृतिक कोलायड है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, एक प्राकृतिक कोलायड है। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्लड क्या है, तो उसमें दूसरा आपका ऑप्शन एक आता है, उसमें ब्लड के लिए बोलता है कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। देखिए तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या है, तरल मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल का मतलब तो ये हो गया। संयोजी, संयोजी मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन, मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, ऐड करता है, जोड़ता है, कंबाइन करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट करता है ये। ओके, तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलायड है, साथ ही साथ हमारा ब्लड का एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ओके, जो हमारा ब्लड है इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू इसका होता है 7.4। हम लोग जानते हैं कि जो पीएच स्केल है, देखिए एक पीएच स्केल के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल है इसकी डिस्कवरी किसने किया था। तो पीएच स्केल की डिस्कवरी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। क्या नाम था उनका, सोरेनसन। ओके, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए, तो इन्होंने जो सोरेनसन साहब थे, जो साइंटिस्ट जिन्होंने पीएच स्केल का डिस्कवरी किया था, उन्होंने बताया क्या कि जो हमारा पीएच स्केल होता है उसमें 0 से लेकर के 14 तक एक आपका ऐसा ही स्केल बना होता है, पैमाना बना होता है। और उसमें 0 से लेकर के 7 से थोड़ा सा पहले 6.9 के अप्रॉक्स, 0 से 6.9 के अप्रॉक्स में क्या होता है, आपका एसिड नेचर होता है। ओके, एंड 7 पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल नेचर होता है। और 7 से अबव, 7 से ऊपर 14 तक क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, मतलब क्षारीय नेचर होता है। 7 पर न्यूट्रल मतलब उदासीन नेचर होता है। और 0 से 6.9 या फिर आप 7 के अप्रॉक्स में समझ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिड नेचर, मतलब अम्लीय होता है। तो हमारा ब्लड का पीएच स्केल है कितना, 7.4। तो 7.4 होने की वजह से हमारा ब्लड 7 to 14 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए दोस्तों, ब्लड, ब्लड मीन्स खून, रक्त, लहू। खून के रिश्ते को लोग बहुत चाहते हैं, खून के रिश्ते को लोग बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। तो चाहने से क्या हो जाएगा, 74। चाहने से क्या हो जाएगा, 74, हिंदी में जिसको बोलते हैं 74, 74। तो आप इसमें केवल डेसिमल लगा दीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। खून के रिश्ते को लोग बहुत चाहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। अब देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड फीमेल में और मेल में दोनों में थोड़ा सा अलग होता है। मेल में ये ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फीमेल में ये ब्लड थोड़ा सा कम होता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो पुरुषों का खून चूसती हैं इसलिए उनका कम होता है जिससे कि बैलेंस कर ले, ऐसी कुछ बात नहीं होती है। वो नेचुरली जो मेल होते हैं उनसे कम ही होता है, आधा लीटर के अप्रॉक्स में। क्यों, क्योंकि जो मानव मतलब बने हैं, मनुष्य जिसको बोलते हैं, इनमें महिलाओं को और पुरुषों को इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना है कि महिलाओं में कम होता है और पुरुषों में ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो आदमी लोग होते हैं उनका जो बॉडी होता है, शरीर जो होता है ना, काफ़ी सुडौल होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, जिससे कि वो
बहुत ही हार्ड वर्क कर सकें और उनकी बॉडी के अंदर उतना ब्लड होना चाहिए। महिलाएं वो भी हार्ड वर्क करती हैं, बट जितनी सॉलिड चीज़ को एक इंसान उठा सकता है, मतलब वो मेल पर्सन उठा सकता है, उतनी सॉलिड चीज़ को एक महिला नहीं उठा सकती, क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ उस तरह से बना है। ओके, मैं यहाँ किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि होता क्या है। अब देखिए, तो मेल में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर अप्रॉक्स में आपका होता है, और फीमेल में होता है 5 लीटर। 5 लीटर फीमेल में और मेल में 5.5, 5.5 लीटर। अब देखिए, ये ब्लड का रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हैं या फिर फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि कहाँ पर होता है। ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है? देखिए, जब बच्चा माँ की पेट में होता है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। तो बच्चा जब तक जन्म नहीं लिया है उसको भ्रूण बोलेंगे, एम्ब्रॉय बोलेंगे। एंड उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का निर्माण होता है, वो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रॉय है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस के एग्जाम में कि जो भ्रूण होता है उसका ब्लड कहाँ पर बनता है, तो एम्ब्रॉय में, सॉरी लीवर में, ठीक है। एम्ब्रॉय जो होता है आपका भ्रूण, उसी को बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें बना था कि एक बच्चा जो अभी माँ के पेट के अंदर है, उसका जन्म नहीं हुआ है, तो उसका जो ब्लड है वो कहाँ पर बनेगा, लीवर में बनेगा, ठीक है। तो भ्रूण का जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, ठीक है। अब जिस बच्चे का जन्म हो गया है, या फिर इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में जो लोग हैं, जिंदा हैं, उनके बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ पर बनता है? ये जो हमारा बोन है, बोन के अंदर जो खोखली पार्ट होती है, सपोज दैट, जैसे सपोज करिए ये आपका कोई हड्डी का पार्ट है और इसके अंदर क्या है, होल है। तो इस होल के अंदर आप कभी देखेंगे ना तो रेड रेड आपको दिखेगा। ओके, जो लोग मटन वगैरह खाते हैं ना, तो उसका जो हड्डी होता है लंबा वाला, उसके अंदर झांक कर कभी देखा जाएगा ना, तो उसके अंदर रेड रेड होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बोन मैरो, हिंदी में उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो उसी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ओके, बच्चा जन्म ले लिया है तब से, उसके बाद जब तक वो मर ना जाए तब तक उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन इसी बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलायड है। ब्लड और आपका क्या है, एक संयोजी ऊतक भी है, और इसका पीएच स्केल 7.4, और इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में आपका कितना होता है, 5 लीटर। एंड ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रॉय, भ्रूण के अंदर लीवर में होता है। एंड जो बच्चे पैदा हो चुके हैं या फिर जो आदमी और औरत हैं, उनके अंदर बोन मैरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर। ओके है। अब आइए देखते हैं ब्लड का स्टोरेशन कहाँ होता है ब्लड का, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को हम लोग प्लीहा बोलते हैं। ओके, ये हमारे यहाँ यहाँ लेफ्ट साइड में होता है नीचे, ठीक है, स्टोमक के थोड़ा सा नीचे, इधर के होता है नीचे। तो ये ब्लड स्टोर कहाँ पर होता है, स्प्लीन, प्लीहा के अंदर। अब देखिए, जो स्प्लीन है, प्लीहा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये 2 तरह से फंक्शन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लड बैंक के नाम से किस ऑर्गन को जाना जाता है। ओके, ब्लड बैंक के नाम से किस ऑर्गन को जाना जाता है, तो इसी स्प्लीन को, प्लीहा जिसको बोलते हैं, इसी को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। अब आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का आप तो नाम सुने होंगे। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ओके, 120 दिन के बाद, मतलब लगभग 4 महीने के बाद जो आरबीसी हमारी बॉडी में बनता है वो क्या होता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। तो जब वो मर जाता है तो ये स्प्लीन में ही जाकर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ओके, तो इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आरबीसी का कब्रगाह किस ऑर्गन को कहते हैं, तो इसी स्प्लीन को कहते हैं। ओके, ये ग्रेवयार्ड किसका है, आरबीसी का। ओके, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ओके, रेड ब्लड सेल।
और इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। ओके, आरबीसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसको हिंदी में बिम्बाणु भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। ओके, अब क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जिस जिस ऑर्गन में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड तो हर एक ऑर्गन में फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पाइप। देखिए दो तरह के आपके एनिमल होते हैं, जिनमें एक होता है क्लोज आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, और एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, तिलचट्टा आपने देखा होगा, तिलचट्टा। तिलचट्टा के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, ना तो किसी प्रकार का आर्टरी होता है, ना ही किसी प्रकार का वेन होता है, ना तो धमनी होती है, ना तो सिरा होता है। उसके बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं, जब आप कभी उसके ऊपर पैर रख देते हैं ना, तो उसकी बॉडी के अंदर से तुरंत खून बाहर निकल देता है। उसकी जो ब्लड निकलता है बॉडी में से ना, उसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो ब्लड है, जो ओपन वाले होते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेशन वाले जितने भी एनिमल होते हैं ना, उनके ऊपर एक कंकाल पाया जाता है, एक मतलब हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जिससे कि उनके मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन हो ना, तो उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो डैमेज ना हो। कब क्या पता चला, कभी इधर ब्लड फ्लो हो गया ज़्यादा तो बॉडी इधर को लटक गया, और कभी इधर ब्लड ज़्यादा फ्लो हो गया तो बॉडी इधर को लटक गया। तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, एक हार्ड बोन से उसकी कवरिंग कर दी जाती है। सपोज जैसे हमारा स्नेल है, स्नेल जानते होंगे आप लोग, घोंघा। ओके, उसके अंदर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। ओके, तो ये हो गया आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन वाले एनिमल्स। अब आते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन वाले एनिमल, जैसे हम लोग हैं, मैमल्स। ओके, तो हम लोग जो मनुष्य हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। इसको क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन ही क्यों बोलते हैं, देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ऐसे ही फ्लो नहीं होता है। बॉडी में अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, एक तरह से आप पाइप समझ सकते हैं। जैसे ये समझ लीजिए ये पाइप है, इस पाइप के अंदर जैसे अगर हम ब्लड डालेंगे तो इस एंड से इस एंड तक क्या होगा, निकलेगा। तो इसी तरह पतली पतली वेसल्स होती हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। उसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, और पूरी बॉडी में इस तरह का जो ब्लड वेसल्स का एक तरह से जाल फैला हुआ है पूरी बॉडी के अंदर। आप देखते हैं कहीं से भी थोड़ा सा कट लगता है, तुरंत ब्लड फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि वो जो जाल लगी है, जो पाइप है, जो वेसल्स है, वो कट जाता है। ओके, तो हमारी बॉडी में वेन और आर्टरी, सीरा और धमनी, ये दो प्रकार के वेसल होते हैं, और ब्लड इन्हीं में फ्लो होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ओके, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि लोग प्यार मोहब्बत में क्या कर लेते हैं, अपना हाथ का नसवा काट लेते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि अगर तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी, लिए नस काट लेते हैं। तो ये जो नस काटते हैं ना, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जो काटते हैं, जो ऊपर वाला दिखता है ना ग्रीन ग्रीन, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये वेन है, सीरा है। वेन और सीरा, इसके बारे में मैं आप लोगों को जो उत्सर्जन चैप्टर पढ़ाया था उसमें नहीं, उसमें उत्सर्जन नहीं, जो वो ब्लड सर्कुलेशन वाला पढ़ाया था मैंने, हार्ट वाले में, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो वेन होता है, जो सीरा होता है, उसमें क्या होता है, CO2 बेस्ड ब्लड फ्लो होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये जो नस काटते हैं लोग ना, यहाँ पर ये नस जो काटा जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उससे तकलीफ तो होती है काटने में, ब्लड बहता है वो अलग बात है, ब्लड खराब होता है, लेकिन उससे हमारी बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुँचता कि जान निकल जाएगी, डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो हरी हरी नसें हैं, इसके अंदर आपकी क्या है, आर्टरी है, धमनी जिसको बोलते हैं। धमनी में आपका बता है शुद्ध रक्त, मतलब ऑक्सीजन बेस्ड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। वो जब नस कटती है ना, तो पहली बात तो अगर वो नस कटेगी ना, तो इतना प्रेशर से आपका ब्लड फ्लो होगा ना, कि अगर जल्द ही उसका इलाज नहीं किया गया ना, तो आपकी बॉडी का पूरा ब्लड इसी से निकल जाएगा बाहर, और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जो लोग धमकी देते हैं ना, तो उनसे आर्टरी कटवाइए, ना कि वेन, कि आर्टरी काट के दिखाओ भाई, धमनी काटो, तब तो पता चले कि कितना प्यार करते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा, तो कि ये जो धमनी और सीरा है,
ये धमनी वगैरह में जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो जो लोग फैट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला ये सब फैटी चीज़, जैसे आपका समोसा वगैरह हो गया, मैदा की चीज़ें हो गया, नूडल्स वगैरह, ये सब जो ज़्यादा खाते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। बेसिकली जो फैटी चीज़ें होती है ना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये हमारी वेन एंड आर्टरी के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे स्टोर होते होते ना उसको जाम करने लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर उसमें फ्लो हो रहा है, सपोज दैट अगर मैं इसी की बात करूँ, अगर ये जो है इसके अंदर होल है, अगर मैं इसके अंदर किसी चीज़ को डाल करके रख दूँ, तो इसमें अगर मैं किसी पानी वगैरह डालूंगा तो उसको जाने में वो रोकेगा कि नहीं। तो इसी तरह से जब इस होल के अंदर, इस वेसल्स के अंदर जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है ना, तो ब्लड जो इसके अंदर से फ्लो हो रहा है ना, वो ब्लड फ्लो होने में डिस्टर्बेंस होता है। और जब ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होता है तो वैसे कभी कभी हार्ट अटैक के चांस भी बन जाते हैं। एंड और भी डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका कंट्रोल में होना चाहिए। आपको किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही तो आपको कोलेस्ट्रॉल जांच जरूर कराना चाहिए। खास तौर से अगर आपको लग रहा है कि मेरे हार्ट बीट अचानक से बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, तो इस तरह का अगर सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जाँच जरूर करवाना चाहिए। ओके, तो अब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ब्लड है, ब्लड का जो कलर होता है रेड कलर का, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, हमारी ब्लड का जो कलर रेड है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन मिलता कहाँ पर है? हमने आपको बताया है ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर आपका क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह ये सब होते हैं। तो आरबीसी के अंदर ही आपका क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? आरबीसी के अंदर। और इसी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, ये लॉट ऑफ एनर्जी या फिर लॉट ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है? सोर्स होता है। ओके, इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन रिच बहुत ज़्यादा होता है। तो यही हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, एल्वियोली से जो ऑक्सीजन आता है ना, हीमोग्लोबिन इसी के अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको क्या करता है? उस ब्लड के साथ मिला करके पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से हमारी ब्लड का कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ओके, दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड का जो कलर रेड होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और दूसरा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन, आयरन धातु पाई जाती है। आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है Fe। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आयरन जो हमारा मेटल है, इसकी जो लैटिन नाम है ना, ये फेरम होता है। तो Fe, फेरम का Fe लिया गया है और इसलिए हम लोग आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका भी हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में क्या होता है? अलग अलग होता है। मेल पर्सन जो है, मेल के अंदर क्या होता है? ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर क्या होता है? 1 डेसीलीटर या फिर 1 ग्राम पर डेसीलीटर कम होता है, मतलब इसमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर एंड जो हमारा फीमेल है इनके क्या होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अब देखिए हमने बात कर रहे हैं हम लोग किसका? ब्लड सर्कुलेशन का। ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र की इसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। ओके, विलियम हार्वे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे साहब ने किया था। ओके, ये रहे विलियम हार्वे साहब। अब देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ब्लड स्टोर कहाँ पर होता है? स्प्लीन, प्लीहा के अंदर। और स्प्लीन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक एंड आरबीसी का ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए? 200 ग्राम पर डेसीलीटर, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। इसके अंदर आयरन धातु पाई जाती है और हीमोग्लोबिन जो है
मेल के अंदर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर एंड फीमेल के अंदर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। एंड ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी जो डिस्कवरी किए थे कौन, विलियम हार्वे साहब किए थे। ओके, अब आता है फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के जो कार्य हैं। देखिए ब्लड हमारी पूरी बॉडी का क्या करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर का मेंटेनेंस करता है, टेम्परेचर को बनाए रखता है। ओके, ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के। ओके, देखिए जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है कंटिन्यू अपना, सपोज दैट मैं अपना हाथ ऐसे से करूं तो जितना देर तक हम अपने हाथ को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो हम जानते हैं कि जब कोई भी दो चीज़ आपस में रगड़ती है तो क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन। एंड जहाँ पे फ्रिक्शन होगा वहाँ पर क्या जनरेट होगी, हीट। ओके, तो जहाँ पर फ्रिक्शन होगी वहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो इसी तरह से जब तक इंसान जिंदा रहता है पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है एंड बॉडी कैसा होता है, गर्म रहता है। ओके, बॉडी कैसा होता है, गर्म रहता है। इसलिए हम लोग क्या बोले जाते हैं, समतापी बोले जाते हैं। स्तनधारी जो होते हैं क्या होते हैं, समतापी होते हैं, मतलब ये अपने टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। ओके, जैसे सपोज करिए गर्मी आती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्मी झेल नहीं पाता तो हम लोग फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह जो भी होता है जिसके पास वो यूज करता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को अप्रॉक्सीमेट 22 और 20 डिग्री सेल्सियस का हमारे टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर चाहिए उसको। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, अपना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके अपने बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखते हैं। और इसी तरह इसका अपोजिट जब ठंडी आती है तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बिलो टू 20 डिग्री सेल्सियस और आपका उससे भी कम होता है। तो जब ठंडी लगती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 22 से 25 के अप्रॉक्स में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। ओके, तो हम अपने बॉडी को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मोटे मोटे कंबल, चादर वगैरह से क्या करते हैं, ढक लेते हैं। उससे होता क्या है, ये देखिए जो हम लोग चादर वगैरह ओढ़ते हैं उसके अंदर क्या बन जाता है, एयर। और जो उसके अंदर रुई वगैरह भरा रहता है रजाई वगैरह के अंदर, वो भी क्या होता है, एयर का जो होता है ये हीट का बैड कंडक्टर होता है। उष्मा के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को जो अंदर हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि बीच में एयर का क्या है, लेयर है, जो कि क्या करता है, हीट को बाहर जाने से अपोज करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। ओके, तो इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सीजन में। अब आता है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल, जो कुछ भी हम खाते हैं आफ्टर डाइजेशन जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी का हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, यही ब्लड। ब्लड ही क्या करता है, वो जो आपका पूरा न्यूट्रिएंट वगैरह बना है ना, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है ब्लड एंड उस क्या करता है, पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास ट्रांसपोर्ट करता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है, ब्लड। अब देखिए जो गैसों का एक्सचेंज है, गैसों का एक्सचेंज कौन करता है, यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर से अंदर बाहर होते हैं, इसकी जो परिवहन है कौन करता है, ब्लड। हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर में। देखिए जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले लेगा और वो कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है बताइए, लंग्स में होता है आपका एल्वियोली। एल्वियोली जो कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसी में जाकर के स्टोर होता है, और एल्वियोली में छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं, और उन्हीं ब्लड वेसल से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है ब्लड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो खुद ले लेता है और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है ब्लड। अब आता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक होते हैं, इनका हमारी बॉडी में एक एक पार्ट से क्या करता है, वो स्टोर करके उसको हमारी बॉडी से बाहर करता है कि नहीं। जैसे देखिए ब्लड में जो नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल है, अमोनिया वगैरह जो आपका बॉडी के अंदर बन रहा है, इन नाइट्रोजन वेस्टेज को ब्लड ही क्या करता है, छान करके इसमें से हमारा जो किडनी है, किडनी का फंक्शन मैंने आप लोगों को भी बताया था, किडनी में आपका नेफ्रॉन वगैरह ये सब जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, आपका
ग्लैमेरुलस ब्लड में से क्या करता है, इन सब वेस्टेज को निकाल लेता है छान करके, एंड जो रिमेनिंग शुद्ध आपका रक्त होता है उसको बॉडी के अंदर भेज देता है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन वेस्टेज है वो आपका यूरिया से फिर पेशाब में बन करके बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये है आपका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ओके, ताप का नियंत्रण करता है ब्लड, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ऐसे ही जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करता है ब्लड। ओके, चल दोस्तों, मैं ब्लड का आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर 2 उसको बोल सकते हैं आप लोग, या पार्ट 2 बोल सकते हैं। उसमें मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।